आप जब एप्लीकेशन का पार्ट ए सबमिट कर दिए तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल गया। अब पार्ट बी सबमिट किए तो वहां पर तुमसे पूछा गया आधार ऑथेंटिकेशन में जाना चाहते हो, तुमने बोला हाँ। तो अब तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट कब माना जाएगा? जिस दिन तुम आधार ऑथेंटिकेशन कर दो, और या फिर 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द पार्ट बी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछता है, 2 to 3 मार्क्स में पूछता है। पार्ट बी किस दिन सबमिट माना जाएगा? आधार ऑथेंटिकेशन अगर ऑप्ट करोगे तो पार्ट बी किस दिन सबमिट माना जाएगा? जिस दिन तुम आधार ऑथेंटिकेट करोगे। अब आधार ऑथेंटिकेट 4 दिन के बाद किए हो तो तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट 4 दिन के बाद है, ऐसा माना जाएगा। डेट ऑफ सबमिशन, तुमने एप्लीकेशन कब दी। ठीक, अब तुम एप्लीकेशन देने के बाद सब कुछ सही रहा तो हम तुम्हें एक्नॉलेजमेंट देंगे। और चलते हैं क्या लिखा हुआ है प्रोसेस में, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे, या फाइन ट्यूनिंग बड़े आराम से हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। 2 to 3 मार्क्स के लिए लिख दिया है मैंने। वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट्स, यानी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, और ये बात हमने पिछली क्लास में ही देख ली थी। ऑप्ट्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, ही शैल व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर and the date of submission of application in such a case shall be the date of authentication or 15 days from the submission of the application in part B, whichever is earlier, whichever is earlier. तो सर part B is submitted on 11th March 2025 and opted for Aadhaar authentication, ठीक। और फाइनली on 15th March 2025 Aadhaar authentication is completed। तो अब क्या माना जाएगा? It means part B REG01 is submitted on 15th March 2025 and not 11th March 2025। ये यही कह रहा है, ये यही कह रहा है। यहां से लेकर यहां तक बात अब तुम्हारे समझ में आ गई है कि सर पार्ट ए सबमिट करने से मुझे टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिला, पार्ट ए सबमिट करने से मुझे टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिला, फिर उसके बाद मैं पार्ट बी में आ गया। पार्ट बी को मैंने पोर्टल पे 11 मार्च को सबमिट किया, लेकिन उस समय ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन। अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जो मेरे पास ईमेल आया, मोबाइल नंबर पे लिंक आया, ईमेल पे लिंक आया, उसको मैंने वेरीफाई किया 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च को वेरीफाई करने का मतलब है कि तुमने एप्लीकेशन कब सबमिट की? 15 मार्च को एंड नॉट 11 मार्च। ये ध्यान रखना आपको, यहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स का, कह लो ऑब्जेक्टिव पैटर्न टाइप का क्वेश्चन। डन, समझ गए? अब देखिए यहां क्या लिखना है। लेक्चर 5 फ्रेश पेज, कुछ बातें रजिस्टर में लिखनी है रजिस्टर में लिख लीजिए, कुछ बातें बुक पे अगर लिखनी है तो बुक पे लिख लीजिए। सर इसको तो नेक्स्ट पेज से ही याद कर लीजिएगा, इसको यहां से पढ़ना ही है, ठीक, पढ़ना ही था, पढ़ लिया, इग्नोर कर दीजिए, ठीक। पार्ट ए पार्ट बी अगले पेज पे है ही, ठीक। ये 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखिएगा। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये जो कॉमन प्रोसीड्यूर है रजिस्ट्रेशन का, रूल 8, 9, 10 REG01 अप्लाई करो,
REG 02 में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये सब चाहे तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला रजिस्ट्रेशन लो, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला लो, CTP वाला लो, सब पे एप्लीकेबल है, सब पे। तो ये 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना। अगले पेज पे लिखा हुआ है ये। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। अब ये चीज यहां से क्लियर हो ही रही है, साइड में मैंने लिख ही दिया आपको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25(1) में अगर आपकी लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर रूल 8, 9, 10 में आता है और लायबिलिटी 22 और 24 से आती है। मतलब 22 के कारण रजिस्ट्रेशन लेना हो या 24 के कारण लेना हो, आना तो पड़ेगा तुमको रूल 8, 9, 10 में। लेकिन इन 5 केसेस के लिए आने की जरूरत नहीं है बस। तो फिर अगर मान लो लायबिलिटी रिवर्स चार्ज किए तो लगेगा, अप्लाई होगा रूल 8। इंटरसेट करना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, करो सर रूल 8 अप्लाई। सर मेरा टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख क्रॉस कर गया जिसके कारण मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, करो रूल 8 अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना होगा, स्टेट डिक्लेयर करना होगा, पार्ट ए सबमिट करके तुमको अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर लेना होगा। पार्ट ए सबमिट करते समय हम तुमसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं मांगेंगे। तुम्हारे इनकम टैक्स के डेटाबेस में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर हम तुम्हें 1 टाइम पासवर्ड OTP भेज देंगे। उसी से तुम्हारे तीनों चीज का वेरिफिकेशन हो जाएगा, पैन का भी, ईमेल का भी, मोबाइल नंबर का भी। क्या REG 01 ISD पे अप्लाई होगा? यस। SEZ यूनिट पे? यस। SEZ डेवलपर पे? यस। REG 01 क्या SEZ यूनिट पे अप्लाई होगा? यस। सर डेवलपर को पे? यस। एंड सर ISD के रजिस्ट्रेशन पे? सब पे अप्लाई होगा। 5 केसेस पे अप्लाई नहीं होगा, NRTP, TDS, TCS, OIDAR, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इन सब के लिए तुम REG 01 को अप्लाई नहीं कर सकते। REG 01 से इन सब का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखा प्लीज, लिख लिया ना, कुछ छूट तो नहीं रहा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। सर अभी हम लोग रूल 8(4)A में ही है। रूल 8(4)A कंटिन्यू, उसी का ये फर्स्ट प्रोवाइजो है और फिर एक अमेंडमेंट है सेकंड प्रोवाइजो, यानी पैराग्राफ। हम लोग रूल 8 सब रूल 4A के अंदर ही हैं। ये फर्स्ट पैरा है और ये सेकंड पैरा है। बस अब इसको समझना है। वीडियो रोक के बाद रीडिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए वह नीचे कुछ लिखना है क्या। पहले बच्चों को क्लास में बोला जाता था गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश ये सब याद करो, यहीं पर तुम्हारा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अप्लाई होता है। अब नहीं, क्यों? क्योंकि ये नोटिफिकेशन रिसाइंड हो गया। अब पूरे इंडिया के सभी यूनियन टेरिटरी, सभी स्टेट्स पर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अप्लाई होता है। इसलिए मैंने बोला अब ये एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है, तो तुमको बोलना है होल ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी यूनियन टेरिटरी, सभी स्टेट्स पे अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक, डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब ये इसका रेफरेंस कहां से मिलता है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का? इसी के लिए हम जाएंगे अभी कहां, फर्स्ट प्रोवाइजो में, रूल 8 सब रूल 4A का। एग्जाम में रूल नंबर, सब रूल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूं। वीडियो रोकिए, पढ़िए। पढ़ा बच्चों ने? सर पहला पैराग्राफ क्या कहता है? रूल 8 सब रूल 4A के अंदर ही है। अभी पिछले पेज पे आपने क्या पढ़ा कि आपको जब टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल जाए
तो आप पार्ट बी सबमिट करेंगे। पार्ट बी में आपको और भी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और वहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक, आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर लिए। अब उसके बाद भी क्या आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है? आंसर इज यस। आधार ऑप्ट करने के बाद भी अगर रिस्की केस है तो उसके लिए ये पॉइंट है सर, प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। सर, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद तो मेरी लाइफ इजी हो जानी चाहिए थी, मुझे तो तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन एज पर द रिस्क पैरामीटर आपका केस सेलेक्ट हो गया किसके लिए? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अब इसमें क्या करना होगा, पढ़ते हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एंड, अब यहां से एक और कंडीशन चालू हो गई, एंड मतलब अभी तुमने पिछले पेज पर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया ये सोच के कि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, अब कोई फर्दर वेरिफिकेशन नहीं होगा, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन कुछ और हो गया। क्या हो गया सर? एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। जो पोर्टल डेटा मेंटेन करती है, पोर्टल के ऊपर जो रिस्क के पैरामीटर्स है, उसने आपके केस को सेलेक्ट कर लिया किसके लिए? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। किस्मत की बात है, 100 में एक केस और वो केस आप ही का निकल गया। आधार ऑथेंटिकेशन पिछले पेज पर ऑप्ट करने का क्या मतलब था? आपकी फर्दर वेरिफिकेशन नहीं होगी, फटाफट आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन किस्मत थोड़ी सी खराब हो गई, 100 में एक आदमी की किस्मत खराब और वो एक आदमी आप ही निकले। क्या हुआ? आपका केस आइडेंटिफाई हो गया किस चीज के लिए? फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, बेस्ड ऑन द रिस्क पैरामीटर्स। कहता है एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। अब केस सेलेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना होगा? अब आप सोचेंगे कि घर बैठे बैठे आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक क्लिक कर दें और उससे आधार वेरिफिकेशन हो गया और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब एक और काम करना होगा, क्या? शैल बी फॉलोड बाय, ऑप्शनल नहीं है, आपको किसमें आना पड़ेगा? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन में। अब इसमें क्या होगा सर? अब इसमें तुमको किसी उनके ऑथराइज सेंटर पे जाना होगा, वहां तुम्हें फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी अपनी। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो उसका फोटोग्राफ, और नहीं एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल है तो फिर कोई और पर्सन, यानी अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज, और ऑफ सच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। फोटोग्राफ के साथ साथ और क्या होगा? along with verification of the original copy of the documents। मामला गड़बड़ हो चुका है। अब आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए पार्ट बी पिछले पेज पे, वो सब तुमको ओरिजिनल लेके जाना होगा, वो वेरीफाई करेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म GST REG 01। तुम्हारा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार वेरिफिकेशन होगा, यानी अब तुमको सेंटर पे जाना होगा, तुम्हारी वहां फोटोग्राफ भी अपलोड होगी, तुमने जितने डॉक्यूमेंट्स अभी इंटरनेट पे पार्ट बी में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे सबकी ओरिजिनल कॉपी तुमको ले जानी होगी, वहां मिलान होगा ओरिजिनल क्या कहता है और तुमने अपलोड क्या किया है वो क्या कहता है। कहीं वहीं पे तुमने एडिट करके कुछ कमाल तो नहीं कर दिया। सर कहां जाना होगा? एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर notified by the commissioner and the application shall deemed to be complete only after the completion of the process laid down under this proviso। सर तुम्हारी एप्लीकेशन अब कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब तक तुम किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे न जाके ये सब काम करोगे। बोला सर ये सेंटर के लिए कैसे करना होगा? तुमको पोर्टल पे ऑप्शन मिलेगा, तुम्हारे एरिया के हिसाब से तुमको वहां पर डेट टाइम वगैरह चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, चूज कीजिए और जाइए वहां पे। सर ये सभी को प्रोसेस से होकर गुजरना होगा? नहीं 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 नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के बाद अगर तुम्हारा केस आइडेंटिफाई हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, तब ठीक है। यहां एंड है, एंड
मतलब तुमने आधार ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, बट पोर्टल ने तुम्हारा केस सेलेक्ट कर लिया है किसके लिए? इन चीजों के लिए जहां पर तुमको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना है, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल में लेके जाना है। ठीक सर, कहां जाना होगा? वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर। अब ये कहां मिलेगा? पोर्टल पे ऑप्शन मिलेगा तुमको चूज वगैरह करने का। सर तुम्हारा केस क्यों सेलेक्ट हुआ? ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। ये पैराग्राफ किसके लिए है? जिस पर्सन ने आधार ऑप्ट कर लिया उसके बाद उसके केस की और डिटेल्ड छानबीन हुई। वाई? बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। उन्हें शक हो गया। ऐसा वो कर सकते हैं, 1000 में 1 होगा, 1000 में 25 होगा, 100 में 20 होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तुम्हारे जब एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे तो उनका डेटाबेस यही कहेगा कि भाई इस केस में हमें थोड़ा सा फर्दर वेरिफिकेशन करना होगा पर्सन का, उसके डॉक्यूमेंट्स का, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक, जो भी उनकी मशीनरी होगी, जो भी उनके क्या कहते हैं बेंचमार्क होंगे इन सब चीजों के। अब सर वो भी तो लोग होंगे जो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं करेंगे, तो हालांकि उसके लिए रूल 9 क्या कहता था? रूल 9 कहता था, जो आगे पढ़ेंगे, रूल 9 कहता था कि वो पर्सन जो आधार ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेंगे उनके ऑफिस का, उनके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जो लोग आधार ऑप्ट नहीं करेंगे, यानी यहां पे ऑप्शन था ना सर, आधार ऑप्ट किए, आधार ऑप्ट करने के बाद हो सकता है इससे फंस गए, लेकिन सर वो लोग जो आधार ऑप्ट ही नहीं करेंगे वो, तो उसके लिए रूल 9 कहता था कि उनको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब उनके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन हो। अब उनके लिए नया पैराग्राफ ऐड कर दिया। ये नया पैराग्राफ किसके लिए ऐड किया गया? ये नया पैराग्राफ है सर, ये कब आया? 10 जुलाई 2024 को। इफेक्टिव कब से हुआ? 11 फरवरी 2025 से। तो ये आपके लिए एक तरह से अमेंडमेंट है, नया है, नई चीज आई है। किसके लिए? इस पैराग्राफ में हम किसको कवर कर रहे हैं? द एप्लीकेंट हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। सर क्या उनको भी ऐसे ही किसी फैसिलिटेट सेंटर में जाना पड़ेगा? उनको भी वहां फोटोग्राफ देना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसकी वेरिफिकेशन करवानी होगी? आंसर इज यस, उनको भी करवानी होगी। अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन तो ये ऑप्ट नहीं किए हैं, तो फिर यहां वो वर्ड नहीं मिलेगा आपको। कौन सा वर्ड? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वर्ड आपको यहां नीचे नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। पैराग्राफ मोटा मोटी सेम ही है, खाली ऊपर कौन जाएगा? जो आधार ऑप्ट कर लिया था। नीचे कौन जाएगा? जो आधार ऑप्ट नहीं किया है वो सारे लोग जाएंगे नीचे। इसमें रिस्क पैरामीटर की बात ही नहीं है, इसमें सारे लोग जाएंगे, वो लोग जो आधार ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइडेड फर्दर एवरी एप्लीकेशन made under sub rule 4 by a person other than the person notified under subsection 6D। वही जो आधार से एग्जम्प्ट है, आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट है, उनको छोड़ दो। अब जो आधार ऑप्ट कर लिए वो ऊपर, और जो ऑप्ट नहीं करेंगे वो नीचे। Who has not opted for authentication of आधार नंबर शैल मैंडेटरी है सबके लिए। सर यहां वो लाइन भी मिसिंग है, कौन सी? वो डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। मैंने क्या कहा? वहां 100 में 1 लोग पकड़े जाएंगे, यहां 100 में 100 लोग पकड़े जाएंगे। कौन से 100 लोग? जो आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट है वो। नहीं सर उनको हटा दो। कौन? वो जो आधार ऑप्ट किए? नहीं सर वो तो ऊपर गए। अब जो बच्चे वो सभी के सभी इधर आएंगे, ऑल एवरी सिंगल पर्सन इधर आएगा। यहां नहीं है 10 में से 1 जाएगा, 100 में से 25 जाएंगे, ऐसे नहीं है, सब जाएंगे। shall be followed by taking a photograph of the applicant। वही, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो उसकी फोटोग्राफ, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल नहीं है तो सच इंडिविजुअल, वही फॉर्म है तो पार्टनर, एचयूएफ है तो कर्ता, प्लस along with verification of the original copy of the documents uploaded with your GST REG 01। कहां जाना होगा? वही वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर। सबको सेम है, और ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। एप्लीकेशन तुम्हारा कंप्लीट कब कहलाएगा? जब तुम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो। तो ये जो अमेंडमेंट्स है जो 10 जुलाई के नोटिफिकेशन से आई लेकिन इफेक्टिव 11 फरवरी से हुई, ये किसके लिए एप्लीकेबल हो रही है? वो पर्सन जो आधार ऑप्ट नहीं कर रहे हैं और आधार से एग्जम्प्ट भी नहीं है। आधार से एग्जम्प्ट नहीं है,
आधार ऑप्ट भी नहीं किए हैं, उनको भी जाके अब क्या करना होगा, किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके उनको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस क्लियर। अब चूंकि ये अमेंडमेंट 11 फरवरी से इफेक्टिव हुई है, तो ये न तो जून 25 वालों को पढ़नी है और न मई 25 वालों को पढ़नी है। बस ये ध्यान रखना, आप सीए स्टूडेंट है मई 25 वाले, तो ये पैराग्राफ आपके लिए नहीं है। बाकी सर सीए इंटर के स्टूडेंट्स जो आगे एग्जाम से सितंबर 25, जनवरी 2026 या उसके आगे सबको पढ़ना है। सीएमए वाले स्टूडेंट्स दिसंबर 25 या 26 में एग्जाम है, तो ये पैराग्राफ सबको पढ़ना है। नोटिफिकेशन नंबर मैंने यहां करेक्ट कर ही दिया है। बोला सर इसके पहले क्या नियम था, जो लोग आधार ऑप्ट नहीं करते थे, तो वो अगले पेज पे लिखा हुआ है कि उनके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब क्या कहता है, उनका भी फोटोग्राफ लिया जाएगा, उनके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमारे किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे आके वेरिफिकेशन करवाना होगा। साथ में उनके प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन अगले पेज पे दिया हुआ है, वो भी होगा। अब चूंकि अमेंडमेंट 10 जुलाई की है, बट इफेक्टिव 11 फरवरी से, इफेक्टिव 11 फरवरी से, इसीलिए इसको मई और जून वालों को नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना। बाकी इसके आगे अगर आपका जब भी अटेम्प्ट हो, इंक्लूडिंग 2026, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। फर्क क्या है मैं बता चुका। सर इसमें आधार ऑप्ट करने का ऑप्शन है, जो लोग ऑप्ट कर चुके हैं उन पे अगर डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट होता है केस, तब जाना होगा आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कुछ लोग ही जाएंगे इसमें, इस वाले पैराग्राफ में, और इसमें सभी लोग जाएंगे जो आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट नहीं है एंड जिन्होंने आधार ऑप्ट नहीं किया है, वो सारे लोग इसमें जाएंगे। क्या होगा सर यहां, सर किसी ऑथराइज सेंटर पे जाएंगे, वो सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपको पोर्टल से ही मिलेगा। आप वहां पर डेट टाइम डे सब डिसाइड कर लीजिए, सेंटर चूज कर लीजिए, अकॉर्डिंगली सेंटर पे जाइए, वहां पर आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा जेन्युइननेस है कि नहीं है, और तब जाके आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी इसमें, तब जाके फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। चलिए सर अब देखिए इसमें कुछ और क्या ऐड करना है। मैंने दोनों पैराग्राफ का डिफरेंस बता दिया है। ये जो सेकंड प्रोविजो आया है इफेक्टिव फ्रॉम 11 फरवरी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखना चाहो लिख लो। द पर्सन हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, हु हैज नॉट ऑप्टेड एंड अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D, यानी जो एग्जम्प्ट नहीं है। एग्जम्पशन की लिस्ट लास्ट क्लास से पढ़े थे आप, आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट कौन कौन है, ये लिस्ट आपने पेज नंबर 17 पे पढ़ी थी। पेज नंबर 17 पे आपने 25(6)D पढ़ा था लास्ट क्लास में। जो आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट है उन पर ऑब्वियस ही बात है ये सेकंड प्रोवाइजो अमेंडमेंट नहीं लगेगा। डन, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा। डन, चलिए अब रूल 9।